Hello, my dear friend. In the series of learning about the historical background of Indian polity, this is the lecture number 3. In this video, we are going to study about the Act of 1781. In the previous video, we had been learning about the Regulating Act of 1773. भारत की राजनीति के पृष्ठभूमि के पढ़ाई करने में ये तीसरा लेक्चर है। पिछली वीडियो में हम लोग 1773 के अधिनियम के बारे में सीखा। इस वीडियो में हम लोग 1781 का संशोधन अधिनियम के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू स्टडी अबाउट द नेम्स ऑफ एक्ट ऑफ 1781. There are 5 major names of the amending act of 1781. First one is amending act of 1781. Second, Bengal Judicature Act of 1781. Third, Rectifying Act of 1781. Fourth, Act of Settlement 1781. And the last one is Declaratory Act 1781. इस अधिनियम के कुछ विशेष नामों को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। जो पहला नाम है, हिंदी में उसे बोलते हैं 1781 का संशोधन अधिनियम। दूसरा, बंगाल न्यायालय अधिनियम 1781। तीसरा, सुधार अधिनियम 1781। चौथा, समाधान अधिनियम 1781। और पांचवा और अंत वाला नाम है घोषणा अधिनियम 1781। अब आइए हम ये जानेंगे कि 1781 के संशोधन अधिनियम की ज़रूरत क्या पड़ी। What was the need for the amending act of 1781? So as we have studied in the previous about the regulating act of 1773, 1773 के अधिनियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई किया है। तो 1773 के अधिनियम में कुछ ऐसी कमियां थी, उसी कमियों को दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया गया। टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 केम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, now we will try to know some of the defects of the regulating act of 1773. आइए अब हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के कुछ त्रुटियों को देख लेते हैं। पहला, गवर्नर और उसके काउंसिल के मध्य विवाद। जब 1773 का अधिनियम पारित किया गया, उस समय गवर्नर जनरल का पद भी दिया गया और एक काउंसिल का भी स्थापना किया गया जिसमें 4 सदस्य थे। तो क्या होता था कि गवर्नर जनरल कुछ और निर्णय लेता था और उसके मेंबर के कुछ और निर्णय ले लेते थे। इस कारण से उसके काउंसिल के बीच और गवर्नर जनरल के बीच हरदम विवाद होता रहता था। ओके, तो ये पहला डिफेक्ट्स के रूप में हम लोग कमी के रूप में 1773 की कमी के रूप में देख सकते हैं। आइए इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं। देयर वॉज ऑलवेज कंटेंशन बिटवीन गवर्नर जनरल एंड इट्स काउंसिल. So while the Governor General was making decision, according to that decision, the Council and the Governor General had always contention between them. Okay, this also be a defect of a Regulating Act of 1773. So in the Act of 1773, the power of Governor General was reduced. 1773 के अधिनियम में जो गवर्नर जनरल का शक्ति थी वो उसके कार्यकारिणी मंत्रालय के हाथ में हो गया था। इसलिए गवर्नर जनरल कुछ और डिसीजन लेता था तो उसके काउंसिल के बीच मतभेद हो जाता था। ठीक है, आइए अब हम दूसरे बिंदु को देख लेते हैं। अनसर्टेनिटी अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को अनियमित अधिकार दिया गया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट जैसे चाहती थी वैसे वो कर देती थी, निर्णय ले लेती थी। मतलब कोई अधिकार क्षेत्र उसको सुप्रीम कोर्ट को नहीं बांटा गया था। उसको इतना अधिकार था कि वो गवर्नर जनरल के ऊपर भी अपना अधिकार जमाती थी। गवर्नर जनरल भी इसी के दायरे में आते थे।
कंपनी के कर्मचारी भी इसी के दायरे में आते थे, उससे कोई भी एक अलग से अधिकार नहीं दिया गया था। ये भी एक डिफेक्ट है 1773 के अधिनियम का। ठीक है, अब आइए पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। नो एनी सर्टेन लॉज फॉर एससी, मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को कोई निश्चित कानून नहीं दिया गया था 1773 के अधिनियम के अनुसार। हम लोगों ने 1773 के अधिनियम में ये सीखा था कि 1773 के अधिनियम के तहत ही 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है जो कलकत्ता में होता है। उस सुप्रीम कोर्ट को कोई भी एक स्पेशल कानून, एक स्पेशल नियम नहीं दिया जाता है 1773 के अधिनियम में। So we have learned in the previous video about the Regulating Act of 1773 that in the 1774 there was an establishment of Supreme Court at Kolkata in 1774, but the Supreme Court was not given any certain laws. Okay, to rectify the defect of the certain laws, the Amending Act of 1781 has been passed. उसी दोष को पूर्ण करने के लिए 1781 का अधिनियम भी लागू किया गया। तो इतना सब बातों से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो 1773 के अधिनियम का डिफेक्ट था, कमी था, वो मेन कहाँ था? तो मेनली रूप से, मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच का दोष था। Okay, so what we come to the conclusion? We come to the conclusion that the defect of the Regulating Act of 1773 was regarding the Supreme Court and regarding Governor General and its Council. अब आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। In this slide we will be studying about the features of this act. इस स्लाइड में हम लोग 1781 के संशोधन अधिनियम के कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ाई करेंगे। फर्स्ट वन इज एग्जम्पशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 1781 के अधिनियम में जो गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल रहते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के दायरे से हटा लिया जाता है। ओके, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बहुत सिंपल सी बात यही है कि गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल जो 1773 के अधिनियम के द्वारा संगठित किए गए थे, उनको 1781 के अधिनियम में, संशोधन अधिनियम में, उनको सुप्रीम कोर्ट के दायरे से हटा लिया जाता है। ये होता है पहला। कब? जब वो कोई भी काम करे जो उनके ऑफिशियल कैपेसिटी में होगा। यदि गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल कोई ऐसा काम करे जो उनके ऑफिशियल कैपेसिटी में होगा, उस पे सुप्रीम कोर्ट कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगी। एनी एक्ट विच इज़ डन बाय द गवर्नर जनरल एंड इट्स काउंसिल in their official capacity. So Supreme Court has no authority to judge over them, to have jurisdiction over the Governor General and its council. कोई भी काम जो ऑफिशियल कैपेसिटी में किया गया है गवर्नर जनरल और इसके काउंसिल को, उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं रहेगा। ये होता है पहला। और दूसरा क्या होता है? दूसरा भी ये 1781 के अधिनियम में एग्जम्प्ट किया जाता है सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी को। सर्वेंट्स जो कर्मचारी रहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी रहते हैं, उनको भी कोई भी काम यदि वो करते हैं जो उनके ऑफिशियल कैपेसिटी में, ऑफिशियल एक्ट है, वो कोई काम किए, उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगी। तो इसमें कंपनी के कर्मचारी को भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे से हटा लिया जाता है। ओके, सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी वेर आल्सो एग्जम्प्टेड फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द Supreme Court. This is the very simple. Okay, now we will learn the third point. Exclusion of revenue matters and the matters arising in the collection of revenue from the jurisdiction of the Supreme Court.
1781 के संशोधन अधिनियम में ये भी प्रावधान किया जाता है कि जितना भूमि कर संबंधी मामले हैं उस मामलों में, और यदि कर इकट्ठा करने में कोई समस्या आ रही है, उस मामलों में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जुरिस्डिक्शन, कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। तो कर संबंधी, कर तसीलने से, कर लेने संबंधी मामलों में से सुप्रीम कोर्ट का अधिकार हटा लिया जाता है। ठीक है। सो द एक्सक्लूजन ऑफ रेवेन्यू मैटर एंड द प्रॉब्लम विच वाज कमिंग इन कलेक्टिंग द रेवेन्यू, it was exempted or excluded from the jurisdiction of Supreme Court. The next feature of this act was it provided the personal law of defendant for the Supreme Court. Okay? अगला फीचर जो होता है वो इस एक्ट का, इस अधिनियम का होता है कि ये पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट को प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस अधिनियम के तहत ये प्रावधान लाया जाता है, संशोधन अधिनियम 1781 के तहत ये प्रावधान लाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता के जितने निवासी हैं उन सब पे जुरिस्डिक्शन न्याय कर सकता है। लेकिन कैसे करेगा? तो पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट होगा। यदि कोई हिंदू है तो उसको हिंदू के लॉ से जज किया जाएगा, यदि कोई मुस्लिम है तो उसको मुस्लिम के लॉ से, मोहम्मडन लॉ से जज किया जाएगा। ओके, सो द एक्ट अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 प्रोवाइडेड द पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट फॉर द सुप्रीम कोर्ट and said that the Supreme Court has jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta, but everyone has to be tried by the personal law of defendant. If there is Hindu, the Hindu should be tried by the Hindu law. If there is Muslim, then Muslim should be tried by the Mohammedan law. हिंदू को हिंदू के लॉ के द्वारा, नियम के द्वारा, और मुस्लिम को मोहम्मडन लॉ के द्वारा न्याय किया जाएगा। ये होता है नेक्स्ट प्रावधान, नेक्स्ट फीचर ऑफ दिस एक्ट। आइए अगली फीचर्स को देखते हैं। द फोर्थ फीचर इज इट लेड डाउन दैट द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट शुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। इस अधिनियम में ये भी प्रावधान लाया जाता है कि जितना भी प्रोविंशियल कोर्ट्स का अपील है, ठीक है, जितना भी प्रोविंशियल कोर्ट्स, प्रांतीय कोर्ट का अपील है, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा। वो अगर अपील कहीं ले जाया जाएगा तो वो ले जाया जाएगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास। सो in the Act of 1781, all the appeals from the provincial courts should be taken into the Governor General in Council, not to the Supreme Court. Now we will see the next feature of this Act. Governor General was empowered to frame the regulation for the provincial court. इस अधिनियम में ये भी एक प्रावधान लाया गया कि प्रोविंशियल कोर्ट का जितना भी रेगुलेशन है, जितना भी नियम है, नियामक विधि है, वो सब किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो सब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित नहीं किया जाएगा, लेकिन पारित किया जाएगा गवर्नर जनरल के द्वारा। ठीक है, जितना भी नियामक अधिनियम है प्रोविंशियल प्रांतीय कोर्ट का, वो सब गवर्नर जनरल के द्वारा पारित किया जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किया जाएगा। ऑल द रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट could be issued by the Governor General in Council, not by the Supreme Court. यहाँ पे समाप्त होता है संशोधन अधिनियम 1781। अगली वीडियो में हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बारे में पढ़ाई करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी बोथ स्टूडेंट के लिए है। दिस इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, like, comment and share to your friends, because this
videos are going to be for the English medium student and also for the Hindi medium student. So the question is, consider the following statement. कथन को ध्यान से पढ़िए. फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट वाज established in 1764 at Kolkata by the Act of 1781. जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ 1774 में हुआ, कलकत्ता में हुआ, जो 1781 के अधिनियम के तहत हुआ. सेकेंड पॉइंट, इन द एक्ट ऑफ 1781 पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट्स वाज एनेक्टेड फॉर सुप्रीम कोर्ट. 1781 के अधिनियम के तहत पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट्स का गठन किया गया, मतलब पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट को लाया गया सुप्रीम कोर्ट के लिए. What you have to do, you have to choose the correct answer given the code below. A, B and B both, neither A and B. आपको सही उत्तर चुनना है. A होगा, B होगा, A B दोनों होगा, और A B नहीं तो A होगा ना ही B होगा. और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसका आंसर दीजिए.